request you to share your thoughts and enlightening words. Thank you, sir. माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय सांसदगण, सूचना प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू जी, माननीय उपराष्ट्रपति के सचिव श्री अमित खरे जी, अनेक वरिष्ठ और विशिष्ट लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं वो, उन सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, आप सबको पुनः नवरात्र के इस पहले दिन बहुत नमस्कार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, दोनों को बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों के 4 संकलन के लोकार्पण के लिए। बमुश्किल 5 दिनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन पर देश, दुनिया व हम सब ने उनके दीर्घायु होने, श्रेष्ठ स्वास्थ्य, इसी तरह विजनरी दृष्टि से, उत्साह और ऊर्जा से, संकल्प से वह देश को दिशा देते रहे, नेतृत्व करते रहे, यह हमने कामना की। हाल में मैंने देश की विशिष्ट पत्रिका का एक विशिष्ट अंक, स्पेशल इशू मूड ऑफ द नेशन पोल देखा, इंडिया टुडे का। 11 वर्ष से सत्ता में बतौर प्रधानमंत्री, इसके पहले लगभग 13 सालों तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री और अपने जीवन में टफेस्ट चैलेंज, टफेस्ट टाइम फेस करने वाले इंसान 52% लोकप्रियता के साथ आज भी देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि प्रधानमंत्री बनना एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है, और एवरेस्ट पर घर नहीं बनते। पर भारतीय राजनीति में पहली बार 52 के बाद आजादी की लौ थी, जो 57 का चुनाव हुआ, 57 के चुनाव के 5 वर्षों बाद जो लोग भी शिखर पर थे, एवरेस्ट पर थे, वो उनको पीपुल्स एंडोर्समेंट कमजोर होने लगा। शास्त्री जी का ब्रीफ पीरियड आया, वो एक अलग उनकी लौ थी, उनकी गरिमा थी। 72 में बड़ा बहुमत मिला। महज 2 वर्षों बाद गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, बिहार आंदोलन शुरू हो गए, और उसके पहले प्रोफेसर जयदेव सेठी ने किताब लिखी, इंडिया इन क्राइसिस। 84 में जो प्रचंड बहुमत मिला, महज 3-4 वर्षों में वो आपने देखा उसके प्रति कैसे एक जनता का आवाज, प्रति विरोधी आवाज खड़ा हुआ। दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था में शायद वो अध्ययन करना चाहिए, पर देश में यह पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति को जनता ने कहा बार बार कि आप वहीं रहें, शिखर पर रहें, हमारा इंडोर्समेंट आपके साथ है। यह एक अद्भुत बात है। इतिहास गढ़ने वाले या दिशा देने वाले श्रेष्ठ नेतृत्व जो भी दुनिया में है, उनकी पहली शर्त है वो बेस्ट कम्युनिकेटर हों। अनेक पुस्तकें हैं दुनिया में जो विशिष्ट लेटर्स लिखे गए जिन्होंने इतिहास बदल दिया, उनका तो उल्लेख होता है, पर आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी दुनिया के बेस्ट कम्युनिकेटर्स में से एक हैं, इसलिए उनके पुस्तक का लोकार्पण होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरी दृष्टि में। क्या कारण है, क्यों उनकी भाषण विशिष्ट हैं? उनकी बातों में आह्वान आप देखें, भाषणों में भाव देखें, मुहावरे जो सीधा संवाद करते हैं, वो सरल शब्द जो पहले दिल में उतरते हैं बाद में मस्तिष्क में। और धारणा यह है कि दिल, भावना और संवेदना ही इतिहास बदला करते हैं। सोचा समझा विचार अगर बदलता तो बहुत पहले सर्वोदय के दादा धर्माधिकारी ने कहा था कि जितने विशिष्ट फिलोसफर्स हुए वो दुनिया बदल दिए होते। आज तक दुनिया बदलते वो लोग हैं जो जनता के बीच से आते हैं, नया इतिहास लिखते हैं। मसलन 20 सितंबर को का उनका भाषण में पढ़ रहा था, एक लाइन में इतनी खूबसूरती से वो बात जो आपके दिल को असर करे कि आज की परिस्थिति में हमें क्या करना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दूसरे देशों पर निर्भरता। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। ये पीपल्स लैंग्वेज है सीधे, जो कन्वे करता है लोगों को। आप कभी सोचिए इस नारे पर, इसको क्वाइन करने के पीछे कितनी क्रिएटिविटी रही होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसा ही विकास भी, विरासत भी, अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए विकास।
सीधा असर किन बातों का होता है? स्वच्छ भारत मिशन में एक तस्वीर दिखती है झाड़ू हाथ में लिए हुए सफाई करते प्रधानमंत्री की, तब वो बात कहते हैं तो उसका असर। मैं ट्रेनों पर बहुत जीवन में ट्रेन में ही यात्रा करता रहा। आज मैं स्टेशनों पर घूमता हूं तो यकीन नहीं कर पाता कि मैं उसी देश में हूं जिस देश में 14 के पहले था ट्रेन यात्रा में। दिवाली सेना के बीच, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उनका संवाद कौशल अद्भुत है। भाषा पर जादुई गजब की पकड़ है। मसलन यदि वो जब कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासी अगर एक कदम उठाएंगे तो 125 करोड़ कदम उठेंगे, क्या उसका असर होता है? पर महज कहने से असर नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी का असर क्यों पड़ता है? मैं आपको एक किताब का रेफरेंस देना चाहूंगा। इस किताब को देश के हर व्यक्ति को जरूर पढ़ा होगा, पढ़ना भी चाहिए। प्रोफेसर बलराम भार्गव जी ने लिखी, गोइंग वायरल। वो उस वक्त जब कोविड हुआ तो वो आईसीएमआर के हेड थे, जो टीका अनुसंधान हो रहा था। कैसे भारत ने कोरोना टीका बनाया और क्या चुनौतियां थी अंदर और बाहर से, उसकी भूमिका दलाई लामा ने लिखी है। गांधी जी कहा करते थे कि वर्ड्स और डिड्स में एकता हो तब आपकी बातों का असर होता है। लोहिया जी भी कहा करते थे कर्म और वाणी में एका। मोदी जी के वर्ड्स और डिड्स में एका है, इसलिए जादुई असर होता है। प्रोफेसर बलराम भार्गव लिखते हैं एक जगह कि लुकिंग बैक, मैं उनकी किताब से कोट करता हूं, द क्वेस्ट टू बिकमिंग ए वैक्सीन सुपर पावर वाज फ्यूल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स फेथ इन द कंट्रीज साइंटिफिक कम्युनिटी. He would repeatedly say that he would only and always go by scientific decisions, whether it is scaling up testing, rapid antigen test or restrictions. दूसरा कोट, जब टीका बन गया तो आपको याद होगा देश के बड़े विशिष्ट लोगों ने क्या उस पर टिप्पणी की। मैं इसको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता आज के अवसर पर किस किस तरह की टिप्पणियां उन जिम्मेदार लोगों ने की जिनसे कम से कम देश ये अपेक्षा नहीं करता। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। ये लिखते हैं हमारे प्रोफेसर भार्गव, जो वैज्ञानिक है शुद्ध रूप से, और उन्होंने कहीं बहुत जगहों पर प्रधानमंत्री जी का उल्लेख भी नहीं किया, जो जरूरत भी नहीं थी, मैं मानता हूं। पर एक वैज्ञानिक जब कहता है द डे द प्राइम मिनिस्टर टुक कोवैक्सीन वाज इंडीड ए हैप्पी डे फॉर मी। व्हेन वैक्सीनेशन वाज ओपनड अप फॉर हिज एज ग्रुप आफ्टर द हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स ही टुक द वैक्सीन। At that time, we did not have the phase 3 results. His action addressed the skepticism of a lot of critics. आप समझ सकते हैं, मैं बिल्कुल गांव के इलाके में था जब वो वैक्सीन उन्होंने लिया। वो तस्वीर सिर्फ अपने आप में इतनी बोलती थी। वो डिट्स है, वो यकीन है, वो अपने फेथ को जीना है, जो गांधी कहते थे। और इसका जादुई असर हुआ देश में। वही वैज्ञानिक लिखते हैं कि अगर हमने टीका नहीं बनाया होता तो क्या होता। इफ यू हैड नॉट मैन्युफैक्चर्ड ए वैक्सीन, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, 1.4 बिलियन पीपल एंड नो वैक्सीन अवेलेबल। वी वुड हैव, मैं उनको कोट कर रहा हूं, वी वुड हैव बीन गोइंग अराउंड प्लीडिंग विद द यूएस, द यूके एंड द अदर्स टू गिव अस वैक्सीन। दे वुड हैव पुट देयर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। Would China have given us vaccines? And even if they had given, it would be at a steep price. और उसके बाद में बहुत सारी चीजें मैं विस्तार में बताना नहीं चाहता किस तरह से उन लोगों ने सॉवरेनिटी की शर्तें दुनिया के दूसरे देशों के सामने रखी, दुनिया के जो दवा मैन्युफैक्चरर से। ये कन्विक्शन है प्रधानमंत्री जी का, इसलिए उनकी बात सुनी जाती है। फिर वो आगे लिखते हैं, Those were emotional moments. The slogan used by top leadership at Indian Science Congress, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये वर्ड से लीव मैंने जीना होता है। हेल्थ द सोल्जर, हेल्थ द फार्मर, हेल्थ द साइंस, हेल्थ द रिसर्च, इंस्पायर्ड द होल विच सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। ये सपना, मुझे आश्चर्य होता है कि 14 के बाद क्यों आया। हमारे बगल का मुल्क जो दुनिया में बड़ी ताकत बन गया, 77 तक हमसे पीछे था। 100 वर्षों का सपना जब 48 से 50 में उसकी व्यवस्था बदल रही थी, तब उन्होंने देखा और एक मुकम्मल दस्तावेज बनाया। हमारे देश में 14 तक मोदी जी का इंतजार करना पड़ा कि एक सपना देश देखे। और जब मोदी जी ने कहा तो आज सपना देश का सपना बन रहा है कि मैं 47 तक विकसित होना है। मैं गांव से आता हूं, जो मैं बार बार कहा, मैं उस गांव से आता हूं जो जयप्रकाश जी का गांव, 2 नदियों के बीच। जैसे गांधी जी ने कल्पना की देश के सबसे पिछड़े गांव, या देश मैंने कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो देश के सबसे जो कमजोर और सबसे जो अंतिम इंसान है उसके बारे में सोचे, तो देश में जो 10-20-50 हजार अंतिम गांव होंगे, उनमें से वो गांव पहले रहा था। अब बिल्कुल बदल चुका है। पर
उस गांव में जाने पर अपढ़ लोग भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में? वो कहते हैं कि 24/7 जिस व्यक्ति ने देश को ही अपना जीवन लगा दिया, तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो आपकी बात सुनेंगे। वो अपढ़ आदमी कहता है इस देश का यह, जैसे वो कहते हैं जी यही समय है, सही समय है, तो अपने पॉपुलेशन प्रोफाइल के बारे में तो अद्भुत रूप से वो कन्वे करता है लोगों को। और नए विषयों को पकड़ना जो अनदेखा थे सार्वजनिक जीवन से, जिसे मैं कई बार उम्मीद करता हूं कि हम मीडिया के लोग, हम बौद्धिक लोग जो देश को की रहनुमाई करते हैं वो जानेंगे, उनको पकड़ना और उसको मुख्य विषय बनाकर उनसे अपना तादात्म्य स्थापित करना, ये कला तो प्रधानमंत्री जी ने ही साबित की। परीक्षा पर चर्चा या शहडोल के गांव में जहां कभी नशे का व्यापार चलता था, वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों से बात हो, प्रधानमंत्री के मन की बात हो, ऑनरेबल पीएम के भाषण के केंद्र में जनता और श्रोता हैं, उनका हित है सीधे। विश्व कप फाइनल होने के बाद हताश भारतीय क्रिकेट टीम के पास जाकर हंसते हुए उनका हौसला बढ़ाना हो, या ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के पराजय के बाद एक अभिभावक की तरह उनसे बात करनी हो, प्रधानमंत्री उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचे जिसकी उनको जरूरत थी। मनोबल बढ़ाना, भरोसा बढ़ाना उनका यूएसपी है। वे तत्काल लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। चंद्रयान की पहली यात्रा मंजिल तक पहुंचकर मामूली चूक गई हो तो उदास वैज्ञानिकों के बीच खड़े बिना कहे उनके हाव भाव व्यक्ति देश की भाषा और भाव बोलते हैं। ये उनकी ताकत है। ऐसा वही नेता कर सकता है जिसने जनता के बीच रहकर जनसेवक के रूप में कठिन साधना और तप की हो, तो वो जनता को जनार्दन जो मानता हो। और इसका असर क्या होता है? इसी देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर गिव इट अप अभियान में अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी। ऐसे ही करोड़ों लोग प्रधानमंत्री जी के कहने पर हाथ में झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान में नहीं लग जाते। नेतृत्व तभी प्रेरक होता है जब वह प्रामाणिक हो, जिसकी कथनी और करनी में अंतर न हो। देश को अपने प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा कि उन्होंने ताली बजाने या थाली बजाने का आह्वान किया तो लोगों ने उसको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने संचार माध्यमों से जनता से सीधे संवाद किया, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, कोविड के दौरान देश का हौसला बढ़ाना हो, हाल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की रक्षा नीति के बारे में और सफलता के बारे में संवाद किया, या फिर कल जीएसटी के लाभों पर सीधे लोक संवाद से देश को अवगत कराना। 2014 तक तो हम लोग ट्रांजिस्टर भूल चुके थे, टेलीविजन का युग था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात से रेडियो को किस तरह लाइव किया, उसका महत्व आज हम समझ सकते हैं। यदि कोई जमीन से जुड़ा राजनीतिक कार्यकर्ता ही सोच सकता था, ऐसा कोई जमीन से जुड़ा राजनीतिक कार्यकर्ता ही सोच सकता था कि कैसे देश के दूरस्थ समुदायों में समाज के प्रति किए जा रहा सकारात्मक प्रयासों से उनको अवगत कराया जाए, उनको देश की मुख्य धारा में लाया जाए। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने देश के सुदूर स्थानों के गुमनाम परिवारों के गुमनाम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। किन किन लोगों को पद्मा अवार्ड मिलने लगे आप कल्पना नहीं कर सकते। जो जंगलों में, जो देशों में जो बैठकर सचमुच काम कर रहे हैं, आज जो पद्मा अवार्ड पाते हैं शहरों में बैठे लोग नहीं। विश्व मंचों पर उनकी चाल, भाव भंगिमा, स्वयं को कंडक्ट करने का तरीका एक सक्षम स्वाभिमानी देश के सर्वोच्च नेता को फबता है। याद करें 14 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लुटियन मीडिया में किस तरह की चर्चाएं थी। राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव नहीं है, विदेश नीति की कोई दृष्टि नहीं है। आज दुनिया के 26 बड़े देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। इनमें अमेरिका, रूस और परस्पर विरोधी राष्ट्र भी शामिल हैं। फ्रांस, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे G20 देश भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के भाषण कभी सरकारी भाषण नहीं लगते। हमेशा ऐसा लगता है जैसे अपना अनुभव साझा कर रहे हों। लिखे हुए शब्दों, वाक्यों की तरह भाषण का भी व्याकरण होता है। जब भाषण देते हैं तो श्रोताओं के साथ बराबर आई कांटेक्ट होना, हाथों का मूवमेंट, स्वर का उतार चढ़ाव, विषय पर पकड़ उनकी प्रामाणिकता बताते हैं। यह दक्षता जीवन के कठिन अनुभवों से आती है। लिखे भाषणों से वो प्रामाणिकता नहीं आ सकती। आर्थिक आंकड़ों या उपलब्धियों को बताने की सहज कला उनको विरासत में मिली है। यदि देश को विश्व अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर पहुंचने में 65 साल लगे और 11वें स्थान से 4थे स्थान पर पहुंचने में 11 वर्ष लगे, तो श्रोता को और अर्थव्यवस्था की दशा तुरंत समझ में आती है। वह खुद इस आर्थिक प्रगति का हिस्सा महसूस करने लगता है। यदि बताया जाए कि देश का रक्षा निर्यात आज 23,000 करोड़ रुपए है, जो तुलना में 13-14 के सिर्फ 700 करोड़ था, 30 गुना अधिक, तो जनता खुद को उससे जोड़ती है। देश में स्टार्टअप 2015 में 600 थे, आज बढ़कर 1.92 लाख हो गए हैं, और कितने यूनिकॉर्न हो गए हैं, उससे जनता खुद को अपने को जोड़ती है। जनता को उसकी सामर्थ्य
और क्षमताओं का भरोसा देना, यही लोकतांत्रिक नेतृत्व का फर्ज है और वो करते हैं। आज सभी योजनाओं के नाम के आगे सिर्फ प्रधानमंत्री लगता है। योजनाओं के नाम ऐसे कल्पनाशील कि उसे नागरिक तुरंत परिचित हो, अपने को जोड़ें। बैंक ऋण के लिए मुद्रा योजना, शिल्पकार बंधुओं के लिए विश्वकर्मा योजना, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत, ऐसे बहुत सारी चीजें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले ऐसी योजनाएं कुछ लोगों के नाम लगा करती थी और सरकार पिछड़े जिलों के लिए क्या स्थिति थी, मैं उस नक्सल इलाके में रहा हूं, देखा हूं। उन्हीं जिलों का आज आकांक्षी जिले कहना और जिले किस तरफ बढ़े हैं आगे, किसी को उस पर अध्ययन करना चाहिए। एक व्यक्ति, राजनेता बच्चों से, किशोरों से, युवाओं से, वृद्धों से, खिलाड़ियों से, इंजीनियरों से, श्रमिकों से, किसानों से, महिलाओं से समान रूप से तादाद में स्थापित करे, उनके बीच लोकप्रिय हो, यह अद्भुत है। मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी के रूप में हमारे लिए प्रधानमंत्री जी बेहतर श्रेष्ठ कम्युनिकेटर हैं। उन्हें पत्रकार के रूप में, सांसद के रूप में, सदन संचालन की भूमिका के रूप में भी देखा। हमेशा नए तथ्यों, शैली और अंदाज में प्रभावी बातों को कहना और हास्य और विनोद का भी अद्भुत उनमें पुट है। उनके भाषणों का संकलन आज के भारत के सरोकारों का प्रामाणिक दस्तावेज है। आधुनिक भारत पर शोधकर्ताओं के लिए सुगम और सुलभ हो, इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार पुनः आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के सभापति माननीय केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री श्री वैष्णव जी, उनके सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका आभार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर।